बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पूरा जो सियासत का रुख है, पूरा जो खबरों के लिए संजीदगी का रुख है, वो सारा तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो कुछ नज़र है, मगर जो असल में खबर है या जिसके ऊपर लोग अपने कान लगा रहे हैं और किस वजह से लगा रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो मसला है ईरान का और इसराइल का, कि ईरान ने बावजूद इसके कि पाबंदियां बहुत हैं, बावजूद इसके कि ईरान के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ईरान ने उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए अपनी सिक्योरिटी या अपनी रेड लाइन को क्रॉस करने वालों के किस तरह से दांत खट्टे किए हैं, किस तरह से उन्हें हवास बाख्ता किया है, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दूसरी बात यह है कि लाहौर के अंदर इस वक्त कभी हम कराची की बातें, अभी भी कराची के अंदर लाकानूनियत और डकैतियाँ, वारदातें, जराइम बहुत ज़्यादा है, मगर पंजाब उससे ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को देखें या पाकिस्तान की नेशनल रिपोर्ट्स को भी आप देख लें जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, उसमें पंजाब भी सर फहरिस्त है। और पंजाब के अंदर जो जराइम है, उसके अंदर जो ताज़ा वारदात आज हुई है, वो लाहौर के अंदरून का इलाका इस्लामपुरा है। इसमें आमिर तांबा को गोलियां मार के छलनी किया गया और वो दम तोड़ गया। आमिर तांबा था कौन, क्या इल्जामात थे और कब रिहा होकर आया था और मारने वाले कौन से थे, बड़ी खतरनाक किस्म की डिटेल है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एजेंडे की तरफ बढ़ते हैं, मगर गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आमिर तांबा से शुरू कर लेते हैं। ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा अहम है और पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर कितना इररेलेवेंट हो चुका है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। शुरू करते हैं आमिर तांबा से। इस्लामपुरा, जो लोग लाहौर के महल्ले वक्फू से वाकिफ़ हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि इस्लामपुरा अंदरून लाहौर का एक इलाका है और इस्लामपुरा की बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ, घरों के साथ जुड़े हुए घर हैं। और इस्लामपुरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको एक दूसरे की खबरगिरी बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से हो सकती है। अंदरून लाहौर पूरे का ये सिस्टम हमेशा से रहा है और अब भी है। आमिर तांबा कुछ अर्सा पहले कोट लखपत जेल से आज़ाद होकर आया था। आमिर तांबा और उसका एक साथी था मुदस्सिर, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को जो है वो ज़ख्मी किया था, जेल में उसके ऊपर हमला किया था और सरबजीत सिंह जो है इस हमले की जद में आने के बाद मारा गया था। ये भारतीय जासूस था और कोट लखपत जेल से कुछ अरसा पहले ये आमिर तांबा रिहा होके वापस अपने घर आया था। और आज कुछ देर कबल इस्लामपुरा में चंद शूटर्स घुसे, मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। ये कहाँ से आए किसी को नहीं पता, इन्होंने मार डाला किसी को नहीं पता, ये कहाँ गए ये भी किसी को नहीं पता। हालांकि मैंने अपने एजेंडे के आगाज पे आपको बताया है कि इस्लामपुरा या अंदरून लाहौर एक ऐसा हिस्सा है लाहौर का जहां पर आप एक दूसरे के बारे में आप लोगों को बड़ी अच्छी से इल्म होता है। साथ वाले घर में क्या हो रहा है ये भी आपको इल्म होता है। नुक्कड़ पे हमेशा आपके 5-10 ऐसे लड़के मौजूद रहते हैं जिनको पूरे मोहल्ले की खबर हो रही होती है। इसके अलावा घरों से जुड़े हुए घर हैं, मगर किस तरह से ये शूटर दाखिल हुए, नामालूम अफराद थे, ये दाखिल हुए, नामालूम अफराद ने मारा, नामालूम अफराद रवाना हो गए। इस वक्त जो लाहौर के जिस घर में इसका कत्ल हुआ है, इसको वैसे जख्मों की ताब नहीं ला सका क्योंकि अस्पताल के रास्ते में ये आमिर तांबा दम तोड़ गया। मामला ये है कि जब आप पूरा प्रोटोकॉल या पूरी पुलिस फोर्स आपकी मुतनाज़ हो जाती है या पुलिस फोर्स अपने ही मामलात में या दूसरों के घरों को पामाल करने में अगर लग जाती है, तो फिर किसी का भी इंटरेस्ट अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं होता। आमिर तांबा जिस किस्म की आप कह सकते हैं कि जिस किस्म का वो टारगेट था या जो उसके ऊपर इल्ज़ाम था, उसके बाद उसे खुसूसी चेक में रखने की ज़रूरत थी। और हाल ही में द गार्जियन ने बहुत बड़ा क्लेम ये किया है, जिसमें भारत के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को तस्लीम किया है कि किस तरह से पाकिस्तान के इन गैर मुस्तहकम किस्म के मामलात में भारतीय एजेंसी रॉ ने अपना काम सर अंजाम दिया और पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों का कत्ल कराया। मुमकिना तौर पे ये भी वही एक शक्ल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ गार्जियन इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ भारत का वज़ीर दिफ़ा इस चीज़ को एतराफ़ कर रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है, वरना हमेशा भारत में इन चीज़ों को डिनायल में रखा जाता है, इनकार किया जाता है। मगर इस बार भारत ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हाँ, हमारी रॉ ने आपके अदम इस्तेहकाम को देखते हुए अंदर घुस के आपके इतने लोगों को मार डाला। भारतीय जासूस का कत्ल 2013 में होता है और उस वक्त से अब तक इंतजार किया जाता है। इस वक्त नजर आ रहा है कि तमाम चीजें मुतनाज़ हैं, सिस्टम का ढांचा हिला हुआ है पूरा
और जो पंजाब हुकूमत है वो खुद मरी के अंदर मौजूद है। 17 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके, पुलिस फोर्स को अपने साथ लेके ये लोग वहां पहुंच गए हैं। पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, लाहौर के दिल में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। मगर इस वक्त वहां पर एलीट फोर्स गालिबन पहुंच चुकी है, पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इलाका, और उन शूटर्स की तलाश जारी है। बड़े प्रोफेशनल किस्म के शूटर्स थे और बड़े चालाकी के साथ वो दाखिल हुए। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो वो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं या उनकी नाक के नीचे होने वाले इस जुर्म के बाद जो हमारे सुपरमैन बनते हैं आईजी पंजाब, वो अब क्या करते हैं, क्या इंसाफ फराहम होगा, क्या ये शूटर्स पकड़े जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आ जाते हैं एक और बड़ी और अहम खबर के ऊपर, बड़ी और अहम डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान इररिलेवेंट हमें नजर आता है। हमारे दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं और मस्जिद अक्सा हम कह सकते हैं कि मुसलमानों की एक रेड लाइन है। पाकिस्तान जब तक इमरान खान था इक़्तिदार में, जितना भी अरसा वो रहा, हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करना जानते थे। गो के इमरान खान के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि वो इजरायली एजेंट थे या इजरायली लॉबी से फंडिंग ले रहे थे या जो भी मामला थे। दुनिया में कहीं से भी फंड वसूल हो सकता है, गो कि उसका ताल्लुक आपके मुल्क से होना चाहिए, भेजने वाले का ताल्लुक आपके मुल्क से होना चाहिए, ये लाजिम है। दूसरी बात यह है कि इसराइल को किस तरह से इमरान खान ने आंखों में आंखें डाल के खौफ का शिकार किया था, ये हमारे सामने इसकी बड़ी मिसाल मौजूद है। इमरान खान की एक ललकार के ऊपर तमाम इस्लामी ममालिक ने ओआईसी का इजलास बुला लिया था। इमरान खान की एक ललकार थी जो हमने सुनी थी, जिसके ऊपर उन्होंने इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कहा और ये बताया था कि हमें सिर्फ खौफ खुदा का है। ये वो एक रिफ्ट थी जिसमें मगरबी दुनिया परेशान थी कि अगर इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान के अंदर आ जाता है तो ऐसी सूरत में जो उनकी ताकत है वो कम पड़ती हुई हमें नजर आएगी, जो उनकी ताकत है वो कमजोर होती हुई हमें नजर आएगी। तो इसीलिए इमरान खान नाकाबिल कबूल था। अगर आज इमरान खान होता तो क्या फ़लस्तीनियों का ये हाल होता? क्या इमरान खान के कहने के ऊपर पाकिस्तान जो है वो गाज़ा के मुसलमानों के लिए अपनी मदद नहीं भेजता? वो मदद किसी भी शक्ल में हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि ईरान ने इजराइल पे हमला क्यों किया? दुनिया के अंदर जो जिंदा कौमें होती हैं वो दबाव को कम बर्दाश्त करती हैं मगर इज्जत नफ्स पे समझौता नहीं करती। ईरान ने भी अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर समझौता नहीं किया। ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के ऊपर ताकतवर लॉबीज का कितना ज्यादा कंट्रोल है, या कितना उसको प्रेशर में रखते हैं, उसको फलने फूलने का मौका नहीं देते ईरान को। ईरान ने दमिश्क के अंदर इसराइल की तरफ से जब अटैक हुआ, दमिश्क में ईरान के जो सफ़ीर थे, सिफारत खाने का जो अमला था वो शहीद हुआ और ईरान के सिफारत खाने पे ऊपर अटैक हुआ। ईरान ने बिना किसी सोच के, बिना किसी परेशानी के या बिना किसी खौफ की 300 से ज़ायद ड्रोन्स हैं जो इसराइल की तरफ दागे। बड़े लोग ये बात कर रहे हैं क्या फ़ायदा हुआ इन ड्रोन्स का, कि कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो पाया या इसराइल को नुकसान नहीं पहुंच पाया। नुकसान पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, एक मैसेज कन्वे करना होता है कि हम भी ताकत रखते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वो ईरान ने किया। ईरान ने नहीं सोचा कि उसकी इमदाद बंद हो जाएगी, ईरान ने नहीं सोचा कि उसकी बिजली काट देंगे, ईरान ने नहीं सोचा कि मजीद पाबंदियां लग जाएंगी। ईरान ने ये बताया कि हम एक जिंदा कौम है, एक ऐसा मुल्क है जो अपनी इज्जत नफ्स पे समझौता नहीं कर सकते। हम किसी भी दुनिया की ताकतवर लॉबी को अपनी रेड लाइन को क्रॉस करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाकरी ने यह स्टेटमेंट दी है कि हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। ईरान के कौंसल खाने को जिस तरह से निशाना बनाया और हमारे मुशीरों को शहीद किया गया, वो हमारी रेड लाइन थी जिसे क्रॉस किया गया। इसराइल की तरफ से उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के दांत खट्टे करना जरूरी है, दुश्मन को यह बताना जरूरी है कि हम ताकत रखते हैं, हम एक इस्लामी मुल्क हैं और मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जरा सोचिए कि एक मुल्क ने, ईरान जैसे एक मुल्क ने अपनी रेड लाइन क्रॉस होने के ऊपर किस कदर गम और गुस्से का इजहार किया और बिना सोचे, बिना खौफ के 300 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए इसराइल के ऊपर। अगर तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, ऐसे में सिर्फ एक लीडर की तलाश है, सिर्फ एक लीडर की तलाश है कि एक लीडर इन तमाम इस्लामिक कंट्रीज को एक जगह पे इकट्ठा करे। तो क्या हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि इसराइल जैसे मुल्क को हम दबोच लें? क्या हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि हम गाजा के मुसलमानों की नस्ल कुशी होने से उन्हें बचा सकें? क्या हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि फ़लस्तीन को उनका हक हम दिला सकें? और याद रहे कि जब ईरान ने इसराइल के ऊपर ये अटैक किया है तो मस्जिद अक्सा के बाहर हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी इकट्ठे हुए और उन्होंने भरपूर तरीके का जश्न मनाया है।
हमारे अंदर कमी है एक लीडर की, हमारे अंदर एक ऐसी शख्सियत की कमी है जो तमाम लोगों को, तमाम मुस्लिम ममालिक को, तमाम मुसलमान लीडरों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा कर सके। अगर आज इमरान खान होता तो मेरा ख्याल है हम इस अगर मगर से कहीं आगे होते। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।